हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर आजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में चैप्टर ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको कैसे डिवाइड किया गया है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स में, और डिटेल में हम लोगों ने देखा था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद हम लोग क्रेब साइकिल देखेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ये सब हम लोग एक के बाद एक वीडियोस में देखेंगे। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है, पहले हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि जो हम लोग की एनर्जी गिविंग फूड है वो एनर्जी गिविंग फूड हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जो है हम लोग जब खाते हैं वो ब्लड में जाता है, उसके बाद वो किस तरीके से सेल्स में जाकर एटीपी में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। तो क्या है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले आप लोग दूसरा नाम देखिए, इट इज द एमडल मेयर ऑफ पाथवे, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को नाम देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ग्लाइकोलिसिस तो पता है बट उसका दूसरा नाम आप लोग को नहीं पता। तो इट इज द ईएमपी पाथवे भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है रिएक्शन का। तो रिएक्शन का सीक्वेंस है जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है या लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होके हमें क्या देता है? हमें एटीपी देता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। आप लोग चीनी खाते हैं, जब चीनी खाते हैं तो वो वही तो चीनी होती है जो कि हम लोगों को एनर्जी देती है। और आप लोग को मालूम है एनर्जी, हम लोग की एनर्जी का की करेंसी क्या नाम है? वो है हम लोग का एटीपी। तो कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू एटीपी, कन्वर्जन ऑफ द चीनी इनटू एनर्जी, चीनी इनटू एनर्जी इज कॉल्ड द, अगर बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बोले कि किस तरीके से जब हम लोग चीनी खाते हैं, जब हम लोग शुगर खाते हैं, कोई भी रोटी में भी पॉलीसैकेराइड्स है, तो जब वो खाते हैं किस तरीके से वो कन्वर्ट होता है एटीपी में, दैट मीन्स एनर्जी में। इसका जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, मतलब पहला आप समझ लीजिए यूनिट है वो है ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो अगर हम नेट शेल में देखेंगे तो कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। ओके, और इसमें भी बीच में हम लोग को एटीपी प्रोड्यूस होती है। उसके सारे स्टेप्स हम लोग इस वाले वीडियो में अपना समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता तो चले कि इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आखिर हम लोग की बॉडी में काम क्या है। तो इसका काम सबसे पहले यही बताया कि जब हम लोग चीनी खाते हैं तो किस तरीके से चीनी या जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देता है। ओके, तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक कोई सेल है। ओके, ये हम लोग का सेल है, और हम लोग का जो सेल के अंदर जो है वो ग्लूकोज घुस गया। ओके, आपने खाया, आपने कोई भी शुगर खाई। ओके, ग्लूकोज जो है वो आपके सेल में घुस गया। ये ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये पूरा पूरा ग्लूकोज जो है वो एटीपी कन्वर्ट करेगा। ये बहुत लंबा स्टेप है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये हम लोगों का कहाँ पे होता है? ये हम लोग का साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, अब थोड़ी एनर्जी हम लोगों को इस स्टेप पे मिल जाती है, कुछ एटीपी हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? फिर बॉडी सोचती है, सेल सोचता है, नहीं भाई, पायरुवेट से हमें और ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो ये पायरुवेट क्या करता है? ये पायरुवेट फिर हम लोगों का चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके फिर ये पायरुवेट क्रेब साइकिल से कुछ और एटीपी जनरेट करता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसको हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बहुत सारी एटीपीज हम लोग की बॉडी में, दैट इज बहुत सारी एनर्जी हम लोग की बॉडी में जनरेट होती है। तो क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज हम लोग ने, चीनी हम लोग ने खाई, वो सेल के अंदर चली गई।
जब सेल के अंदर चीनी मतलब ग्लूकोज चला गया, वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे थोड़ी सी एटीपी प्रोड्यूस होती है। ये पायरुवेट फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट जो है वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, और यहां से भी हम लोग को बहुत सारी एटीपी मिलती है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो पहला स्टेप देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से पायरुवेट से और एनर्जी निकालने के लिए पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और क्रेब साइकिल में जाकर वो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हम लोग को और एनर्जी और एटीपी देता है। तो आप लोग को बच्चों सब लोग समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और इसमें भी हम लोगों को एटीपी दैट मीन्स की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए, यहाँ पे नट शेल में पहले पूरा प्रोसेस यहां से लेके यहां तक समझाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर होगा वो होगा क्रेब साइकिल में। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग देखेंगे। दैट मीन हम लोग 3 लेक्चर्स 1 बाय 1 देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, फिर आपको पढ़ाया जाएगा क्रेब साइकिल, फिर आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हम लोगों को 2 एटीपी मिल गई और 2 NADH भी मिलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुविक एसिड जो है वो हम लोग का चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर हम लोग की जो क्रेब साइकिल होती है, यहाँ पे क्रेब साइकिल, ये पायरुविक एसिड जो है वो स्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर ये क्रेब साइकिल में जाता है, और तब हम लोगों को 2 ATP मिलते हैं, 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, और NADH और FADH2 मिलता है। अब ये दोनों के अंदर भी कैपेबिलिटी है एटीपी निकालने की, ओके, जनरेट करने की। तो ये दोनों चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और यहाँ पे हम लोग को ये दोनों जो है वो हम लोग को एटीपी दे देते हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्लूकोज से, चीनी से हमें एनर्जी मिलती है। ये एक लंबा प्रोसेस है। आप लोगों ने सोचा है कभी कि हम लोग की बॉडी में जब चीनी जाती है, ग्लूकोज जाता है, तो कितनी लंबे स्टेप में होता हुआ जाता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो देखिए, हम लोग को कुछ एनर्जी हम लोगों को ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने में मिलती है, कुछ एनर्जी हम लोगों को क्रेब साइकिल एनर्जी मतलब एटीपी हम लोग को क्रेब साइकिल से मिलते हैं, और उसके बाद जो मैक्सिमम एटीपी जो होता है वो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हम लोगों को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल्ड जो है वो हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है, जिसमें कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है, उसके बीच में इसके में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। ओके, 10 स्टेप्स को पार करता हुआ ग्लूकोज जाता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इन 10 स्टेप्स को हम लोग 5-5 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप जो है वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज, और दूसरा है एनर्जी पे ऑफ स्टेज। ठीक है, 5 स्टेप इसको दे दिए और 5 स्टेप इसको दे दिए। काम बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा चलो आधा इसको डिवाइड करो, आधा इसको डिवाइड करो। नो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब आप लोग पहले अपनी बॉडी की एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अभी हमें मिल नहीं रही, आप ग्लूकोज खा रहे हो, तो सबसे पहले उसको टूटने के लिए, ग्लूकोज को टूटने के लिए आप एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब एनर्जी उसको दोगे पहले वाले 5 स्टेप्स में। ठीक है, इंक्लूड द रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें एटीपी देनी पड़ती है ग्लूकोज को एटीपी देनी पड़ती है, तब ग्लूकोज टूटता है आगे फर्दर के लिए। यहाँ पे इन 5 स्टेप में ग्लूकोज जो है वो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हम लोग को देने पड़ते हैं, एनर्जी ग्लूकोज को देनी पड़ती है। इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, मतलब तैयार हो रहा है ग्लूकोज अभी अभी कन्वर्ट होने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द एनर्जी पे ऑफ स्टेज। व्हाट इज द एनर्जी पे ऑफ स्टेज? दैट मीन्स की एनर्जी पे ऑफ स्टेट वो होता है जिसमें कि हम लोग को एटीपी हम लोग को मिलता है। यहाँ पे आपने हमें हमारी बॉडी ने एटीपी दिया, और यहाँ पे एटीपी जो है वो आपको मिलता है। ओके, दिस द एटीपी वी आर गेटिंग। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को एटीपी मिलता है। ओके, तो यहाँ भी 5 स्टेप्स है, और यहाँ भी 5 स्टेप्स है। यहाँ 1 to 5 स्टेप्स होगा, यहाँ पे 6 to 10 स्टेप जो होता है वो उसको कहते हैं एनर्जी पे ऑफ स्टेट। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है
वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ओके, और नेट गेन जो होता है वो हम लोग को 2 एटीपी मिलता है। ओके, नाउ स्टॉप नाउ स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, somebody came here। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, somebody is there who is disturbing me। चलिए आगे देखते हैं, कोई आ गया था एंड ये वो वहां से ऐसे इशारे कर रहा है और बता रहा है कि ओके ओके ओके, कम 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 आ जाओ। यस, तो कैमरा भाई साहब, कैमरा इज हियर। ओके, बाय बाय। ओके बच्चों, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ हम लोग ने देखा, ये हम लोगों का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, ये 6 कार्बन कंपाउंड सबसे पहले 5 स्टेप्स में 3 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसके बीच में हमें इसको तोड़ने के लिए एटीपी देनी पड़ती है, तभी 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो 3 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड में टूट जाता है, और यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसको टूटने के लिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, जब यहाँ पे ये मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आगे हम लोग देखेंगे, जब ये पायरुवेट पे कन्वर्ट होता है, जब ये पायरुवेट पे कन्वर्ट होता है, तब हमें यहाँ पे एटीपी मिलती है, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम फिरते हैं। और ये एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट होता है, और ये एनएडीएच चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और हम लोगों को एटीपी देने के लिए। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 5 स्टेप्स है, और यहां से यहां तक बचे हुए 5 स्टेप्स है। इन पहले वाले 5 स्टेप में हमें एटीपी देनी पड़ रही है, और बाकी के जो 5 स्टेप है इन्हें इनमें हमें इससे हमें एनर्जी मिलती है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये आपने देखा स्ट्रक्चर, आपको ग्लूकोज का पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछली जो वीडियोस थी उसमें देखा था हम लोगों ने। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स कि इसमें एक एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसमें कि इस पूरे मॉलिक्यूल में ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। ओके, फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया, लेकिन इस फॉस्फेट ग्रुप को देगा कौन, भाई कोई तो होगा जो इस फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करेगा ग्लूकोज को। ऐसे तो कहीं से नहीं मिल जाएगा, ग्लूकोज कहेगा भैया मुझे एक फॉस्फेट ग्रुप दे दो, तो उसको ये फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से मिलेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से इसको एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। और जब ये अपना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द ट्राई मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें से इसने अब एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दे दिया, ठीक है, तब ये क्या बन गया, ये बन गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दे दिया है। अब हम लोग के पास आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखा, कुछ भी नहीं हुआ इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं है, ये रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या हुआ, अब देखिए ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, ये फ्रक्टोज है, और सिक्स कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, दिस इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है अब इस फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप यहां और एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा एक पहले कार्बन में, तब ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। लेकिन अब इसको फॉस्फेट ग्रुप कौन देगा, फिर ये जाएगा बोलेगा एक फॉस्फेट ग्रुप और दे दो, तो फिर ये एटीपी बेचारा ये ग्लूकोज को सॉरी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक अपना फॉस्फेट ग्रुप निकाल के दे देगा, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा एडोनिसिन डाई फॉस्फेट, डाई मतलब 2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम लोग के पास, अब देखा आप लोग के पास ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है, एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे है, तो इस तरीके से ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूट जाएगा
3 कार्बन कंपाउंड में और 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। 3 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? ये टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये टूट जाएगा। ओके, क्लीवेज हो जाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3-3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड से चले थे हम लोग, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे चले थे और हम लोग पहुंच गए ऐसी जगह जहां पे कि हम लोग को 3 कार्बन और 3 कार्बन 2 कंपाउंड मिल गए। ओके, 2 कंपाउंड हम लोगों को मिल गए और इस तरीके से हम लोग स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, जिसमें कि हमें अपनी बॉडी से 2 एटीपी देनी पड़ गई, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। 2 एटीपी को देनी पड़ गई और ये बन गया 2 एडीपी। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोला है, क्योंकि हमें यहाँ पहले वाले 5 स्टेप से कोई भी एनर्जी मिलती नहीं, बल्कि उल्टा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, तो इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। अब बच्चों चलते हैं आगे, जिसको कि हम लोग पे ऑफ फेज बोलते हैं। इसमें क्या है, पे ऑफ फेज में स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, यहाँ पे जो देखा था, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, जब ये कन्वर्ट हो गया तो ये कितने, ये पहले एक था, अब ये 2 हो गए, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो 2 हो जाएंगे ना। एक तो पहले से आ रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये हम लोग के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ओके, ये देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ओके, नाउ इसको हम लोग पे ऑफ फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एनर्जी भाई मिलने वाली है। ओके, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, यहाँ पर जो जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, उसका एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकलेगा और वो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज होगी, वो होगी NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो बाहर आएगा वो उस हाइड्रोजन को NAD कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। आपने देखा यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकल गया और इसकी जगह एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन ग्रुप निकला उसको कैच किया NAD ने और अपने आप को NADH में कन्वर्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसने अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दे दिया। अब एटीपी नहीं दे रहा है अपना फॉस्फेट ग्रुप, अब कहीं और से ये फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया और बन गया 1,3 बिस, बिस मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, एक फॉस्फेट यहाँ पर है, एक फॉस्फेट यहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पे है और कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 3 पे इन कार्बन पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। ओके, डन। और ये कितने मॉलिक्यूल्स थे? ये 2 थे, क्योंकि अब हम लोग के पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तब फिर हम लोग को ऑब्वियसली 1,3 बिस फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग का एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। नाउ आगे देखते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के बाहर फेंक देगा। ओके, अब जब फेंकेगा तो कौन कैच करेगा? उसको एटीपी कैच करेगा। तो यहाँ पे हम लोग के 2 एटीपी जनरेट हो गए, क्योंकि भाई 2 मॉलिक्यूल्स है ना, और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के बाहर कर दिया और ये फॉस्फेट ग्रुप तो अटैच ही है। यहाँ पर जब ये फॉस्फेट ग्रुप अपना निकाल के बाहर किया तो इसको किसने कैच किया? इसको एटीपी ने कैच किया और ये बन गया एटीपी। ओके, और यहाँ पे हम लोग को मालूम है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए 2 एटीपी जो है, 2 एडीपी जो है वो 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग के बल्ले बल्ले हो गए और यहाँ हमें एनर्जी मिल गई, एटीपी मिल गया हम लोग को। और कितना एटीपी मिला? 2 मॉलिक्यूल्स मिले। अब आगे देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट हुआ है मॉलिक्यूल का। पहले ये फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन कंपाउंड में था, अब यहाँ पे ये 2nd कार्बन कंपाउंड में हो गया, अपने आप को रीअरेंज कर दिया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो अपना एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देगा और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का है। अब क्या है, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक फॉस्फेट बचा हुआ है भाई, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो इट्स अ हाई एनर्जी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ
फॉस्फेनॉल पायरुवेट का क्या करेगा कि ये अपना एक और फॉस्फेट ग्रुप निकाल के बाहर कर देगा। अब इस फॉस्फेट को कौन कैच करेगा? इसको फिर दोबारा एडीपी कैच करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। बल्ले बल्ले हो गई, यहाँ भी हमें 2 एटीपी मिल गए। तो और फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके, स्टार्ट यहां से हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स का किस्सा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए थे। 2 2 2 2 इस तरीके से 2 पायरुवेट मिलेंगे हम लोग को। और आपने देखा यहाँ पे हम लोग की बल्ले बल्ले कब हुई थी? जब हमें 2 एटीपी यहाँ 2 एटीपी यहाँ मिल गया, तो हमें 4 एटीपी मिल गए। 4 एटीपी हमें मिल गए, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मतलब कि एनर्जी हमें मिल गई। चलिए अब थोड़े से इसके हम लोग, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से हम लोग ये देखते हैं कि इसके जो बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, कौन कौन से मेटल्स इनमें इन्वॉल्व है, ये भी हम लोग को देखना जरूरी है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सब चीजें पढ़ेंगे, वही सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। बस हम लोग अब ये देखेंगे कि बीच में कौन कौन से एंजाइम्स है और कौन सा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है और कौन सा नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। वो इसलिए जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जब ग्लूकोज नया बनता है तो कहां से बनता है? वो पायरुवेट से बनता है। वो रिएक्शन उल्टी जाती है। ओके, ये रिएक्शन उल्टी चली जाती है, ये रिएक्शन पूरी उल्टी जाती है, वापस जाती है और वापस ग्लूकोज बना देती है। अभी तो हमने देखा ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता है। उस केस में वापस पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज दे देता है। तब हम लोग के लिए जरूरी है ये देखना कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इसके ऊपर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस पे भी आपका फुल वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, सेम स्टेप्स ग्लूकोज जो अभी हमने देखा 10 स्टेप, उसको आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को एंजाइम्स देखना जरूरी है, वो आप देख लेते हैं। देखिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। ओके, सबसे पहला वाला स्टेप आप लोग को मालूम था, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हुआ था। अभी जो बताया किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। काइनेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है, अटैच कर देता है कहीं पे, वो काइनेजेस ग्रुप होते हैं। हेक्सोस क्योंकि क्योंकि ग्लूकोज इज हेक्सोस शुगर। ठीक है, और आपको पता था कि हम लोग को अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है तो ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? ये फॉस्फेट ग्रुप कौन देगा भाई? कोई तो देगा बॉडी में, कौन देगा? कहीं से तो आएगा, तो वो हम लोग का बेचारा एटीपी दे देता है। तो ले ले, अच्छा चल, तो एक फॉस्फेट ग्रुप ले ले, तब एटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेटल कौन सा यूज होगा? मैग्नीशियम। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू में ये भी आता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप आके कार्बन नंबर 6 में जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? नेक्स्ट स्टेप आपको अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आइसोमर्स है, इसीलिए आइसोमरेज एंजाइम इसमें लगा है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। आप देख रहे हो कि वही फॉस्फेट ग्रुप भी है उसमें, बस इसमें आइसोमर्स है, कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है। ओके, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपको याद रखिएगा। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हम लोग ने देखा था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें अब अटैच हो गए हैं। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप लग गए हैं। अब ये फिर कौन देगा फॉस्फेट ग्रुप? भाई फिर से बेचारा एटीपी कहता है मैं अपना फॉस्फेट ग्रुप निकालता हूं और तुमको दे देता हूं। तो अब ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आया जो कि 6th कार्बन में आके लग गया, तो सॉरी 1st कार्बन में आके लग गया। तो अब ये बन गया, अब इस फ्रक्टोज के पास दो दो हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट ग्रुप हो गए, एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 6 पे। अब फ्रक्टोज जो है बड़ा पावरफुल हो गया कि मेरे पास भाई दो दो फॉस्फेट ग्रुप है जो कि काफी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, इसमें भी हमने बताया था काइनेजेस वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको अटैच कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंजाइम यूज ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और ये एटीपी जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप निकालेगा और वो इसको दे देगा, तब फिर यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो टूट जाएगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड था,
ये टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में और 3 कार्बन कंपाउंड में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो और एंजाइम कौन सा यूज होगा, वो होगा एल्डोलेज। ओके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इसमें दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, कुछ नहीं हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, एक एक फॉस्फेट उसने एक को दे दिया और दूसरा फॉस्फेट उसने दूसरे को दे दिया, भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तुम भी एक फॉस्फेट ग्रुप ले लो, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तुम भी एक ले, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप ले लो, अब लड़ाई मत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि ये आइसोमर्स है तो इसलिए एंजाइम कौन सा रहेगा, आइसोमरेज, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को अब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड मिल गए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चले थे हम लोग 6 कार्बन कंपाउंड में, बाद में ये 3 कार्बन कंपाउंड में और 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बेचारा था ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गए। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में। ठीक है, एक से हम लोग को अभी 2 मिल गए। ओके, नाउ अब देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बोलेगा अब मुझे एक और कहीं से फॉस्फेट ग्रुप मिल जाए, कहां से मिलेगा, कौन देगा, कौन देगा, वो हो जाता है एटीपी के पास, तुम दे सकते हो, उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा अब फॉस्फेट ग्रुप। अब उसने कहीं कोई और जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ लगा के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया और लेके अपने अपने ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गया 1,3 बिस, बिस मतलब 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम निकलेगा, और ये हाइड्रोजन को कैच कौन करेगा, एनएच कैच करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ठीक है, ओके, तो और एंजाइम कौन सा लगेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, अब हम लोग के पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट सोचता है कि चलो एक फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। अब ये देखिए कि अब इसको जो जो जिसने जो ये उसने फॉस्फेट ग्रुप निकाला था, ठीक है, छोड़ा था, इसको कौन कैच करेगा, इसको एडीपी। एडीपी बोलेगा तूने मुझसे लिया था ना फॉस्फेट ग्रुप, अब मुझे वापस कर। ठीक है, तो इसको एडीपी ने ले लिया और यहाँ हम लोग को एटीपी में कन्वर्ट हो गया। हम लोग की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एटीपी मिल गया। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हम लोग को मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 थे। ओके, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का मामला है तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को एंजाइम मिलेगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैग्नीशियम आयन इसके बीच में काम करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को एटीपी मिल गया, वो भी एक नहीं मिला, 2 मिल गए, क्योंकि ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स चलते चले आ रहे थे। अब हम लोग को यहाँ पे एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ इसमें, इसमें बस रीअरेंजमेंट हुआ है। जो फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन में था, वो फॉस्फेट ग्रुप अब 2nd कार्बन, यहाँ पे देखिए ये 3rd कार्बन में लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1, 2 और 3, 3rd कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उठकर 2nd कार्बन में आ जाएगा, सॉरी 2nd कार्बन में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। दोनों जो है वो उसमें एंजाइम जो लगेगा म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, रीअरेंजमेंट हुआ है मॉलिक्यूल्स का। और मैग्नीशियम आयन, ये भी आप ध्यान रखिए, मैग्नीशियम आयन इसमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब हम लोग का 9th स्टेप आ गया, अब लास्ट स्टेप आने वाला है, बस ग्लाइकोलिसिस इज ओवर नाउ। अब देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। इसने अपना एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, एक मॉलिक्यूल निकालने के बाद, और एंजाइम था इनोलेज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने सोचा कि अब बहुत हेवी हो गया, अब फॉस्फेट ग्रुप को निकाल के बाहर करो। तो क्या हुआ कि ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया, अब कौन कैच करेगा इसको, फिर से एडीपी कन्वर्ट करेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, और यहाँ पे एंजाइम लगेगा पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे देखिए दो मैग्नीशियम और पोटेशियम दो लगे हैं हम लोग के, ठीक है, दो हम लोग का मेटल्स हम लोग के इसमें रिक्वायर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो एडीपी जो है वो दो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को दो एटीपी मिल गए। डन। अब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। पायरुवेट क्या है? पायरुवेट, फिर सेल सोचेगा यार पायरुवेट को ना थोड़ा सा और स्क्वीज करो, इससे हमें और एटीपी मिल सकता है। तब ये पायरुवेट फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए, क्योंकि ये सारा रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ठीक है, अब ये पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे इसको स्क्वीज करके क्रेब साइकिल कुछ और एटीपी जनरेट करेगी। फिर बाकी एनएडीपीएच, और एनएडीपीएच उससे भी हम लोग को एटीपी मिलेगी, वो आपको आगे बताएंगे। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों को जो एटीपी जो मिला है उसका हम लोग समरी देख लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में आखिर हम लोग को कितनी एनर्जी मिली। भाई बात तो ये है ना कि इतना लंबा चौड़ा काम करा, प्रोसेस किया, हमने देखा, तो भैया हमें कितनी एनर्जी मिली, कितनी एटीपी मिली। देखिए हम लोग को तो वैसे मिलती तो है टोटल ग्रॉस एटीपी जो मिलती है हम लोगों को, वो आपने देखा कि 4 एटीपी हम लोगों को मिली, जो हम लोग को गेन हुई। लेकिन भाई हम लोगों ने दो एटीपी कंज्यूम भी तो कर दी थी, है ना। पहले वाले जो 5 स्टेप थे, 1 2 3 4 5, इसमें हम लोगों ने दो एटीपी यूज भी तो कर ली थी। ओके, तो जो टोटल एटीपी हम लोग को मिली थी वो 4 थी, लेकिन हम लोगों को दो एटीपी हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली, तो इसलिए नेट एटीपी जो मिली वो हम लोग को दो एटीपी मिली। ओके, हम लोग को दो एटीपी इसमें से, ग्लाइकोलिसिस में से हम लोग को दो एटीपी मिल गई। एक्चुअली में तो हम लोगों को जो बाद वाला पे ऑफ स्टेज था उसमें हम लोग को 4 एटीपी मिल गई थी, लेकिन हम लोग ने क्योंकि दो एटीपी इस्तेमाल कर ली थी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को दो एटीपी मिली। इसके अलावा एक और बात देखिए कि एनएडीएच भी हम लोग को दो एनएडीएच भी मिला था, दो हम लोगों को एनएडीएच भी मिला था। ठीक है, ये एनएडीएच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तब हम लोग को एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि अगर एक एनएडीएच मॉलिक्यूल है, वो 2.5 एटीपी देता है, 2.5 एटीपी जनरेट करता है। तो यहाँ पे दो एनएडीएच है, तो हम लोगों को टोटल मिल जाएंगे 5 एटीपी। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, एक एनएडीएच जब आगे जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो वो 2.5 एटीपी देता है। ओके, तो हम लोग के पास यहाँ पे दो एनएडीएच है, तो हम लोग को टोटल 5 एटीपी मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो हम लोग का 5 एटीपी हम लोग को मिल गया एनएडीएच से, और दो एटीपी हम लोग को मिल गए, दो एटीपी हम लोगों को मिल गए जो ऊपर वाली पे ऑफ स्टेज थी, जो डायरेक्टली हम लोग को एटीपी हम लोग को मिल गया। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ अगर एटीपी की बात करें, तो नेट एटीपी तो हम लोग को मिलता है दो, जबकि ओके क्योंकि माइनस हो जाता है हम लोग का वो, तो नेट एटीपी मिलता है हम लोगों का दो एटीपी, क्योंकि दो यूज हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टोटल एटीपी हम लोग को 4 मिला, लेकिन दो हम लोग ने कंज्यूम कर लिया, तो नेट हम लोगों को दो ही मिला। इसके बाद एनएडीएच की स्टोरी और आगे जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनएडीएच जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, किस तरीके नॉट कन्वर्ट होता है, किस तरीके से जनरेशन होता है एटीपी का एनएडीएच की मदद से। तो आई गेस आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, put the like button, and also please give comments. Okay, चलिए, till next class, हंसते रहिए, खेलते रहिए।